नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका दुबे स्वागत करती हूँ आपका मॉर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग बहुत 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 दिन बाद मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से 1 हफ्ता हो गया जब से हम लोग दोनों की मुलाकात नहीं हुई है, हम सभी की। वो मैं कुछ कारणवश विवश होके वीडियो नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मेरा पीएचडी में एडमिशन हो गया और मैं उसके एडमिशन प्रोसेस में लगी हुई थी, इसलिए मैं व्यस्त थी, इसलिए मैं वीडियो आपके नहीं डाल पा रही थी। लेकिन आज से आपको रेगुलरली वीडियो प्राप्त होगी, ठीक है। और मेरे चैनल पे आपको डेली की जैसे क्लासेस मिल रही थी वैसे ही आपको मिलेंगी। तो स्वागत है। और हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने एक तो पेपर सॉल्व किया था 2019 जून का। उसके बाद हमने किया था इस काव्य को हमने पढ़ा था आदिकाल में। उसी के आगे का आज हम देखेंगे। तो सबसे लास्ट में हमने जो छोड़ी थी वो थी हमारी जॉइंट की 2 पुस्तक, परमात्मा प्रकाश और योग सागर से हमने छोड़ी थी। तो जॉइंट की 2 पुस्तकों से हमने छोड़ी थी। किसकी? जॉइंट की, ठीक है। जॉइंट को दोहा छंद का प्रवर्तक माना जाता था, ठीक है। और ये किसके कब के थे? ये 6ठी शताब्दी के, 6ठी शताब्दी के। उसके बाद इनकी 2 पुस्तकें कौन सी थी? परमात्मा प्रकाश और योगसार। ये दोनों ही पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको याद करनी पड़ेंगी। ये कौन सी थी? परमात्मा प्रकाश और योगसार, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जॉर्ज क्रिएशन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। जॉर्ज क्रिएशन, अब देखो अलग अलग विद्वानों ने कितने कितने कवियों को माना, हम उसको देखेंगे। जॉर्ज क्रिएशन ने कितने कवि माने? 9। आदिकाल के अंतर्गत जॉर्ज क्रिएशन ने कितने माने? 9। मिश्र बंधु ने कितने माने? मिश्र बंधुओं ने कितने माने? तो उन्होंने बेटा माने 19 कवि, ठीक है। कितने माने? 19 कवि। इन्होंने 9, इन्होंने 19 कवियों को स्थान दिया, ठीक है। आदिकाल में कितने कवियों को माना? 19 कवियों को। उसके बाद मिश्रबंधु ने अपने मिश्रबंधु विनोद के अगले संस्करणों में नाथपंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल के कवियों की संख्या 75 कर दी थी। इन्होंने क्या कर दिया? नाथ कवि और सिद्ध कवि सभी को प्लस कर दिया और टोटल संख्या कितनी कर दी? 75। तो ये प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मिश्र बंधुओं ने आदिकाल में टोटल कवियों की संख्या कितनी मानी थी? सभी कवियों की संख्या कितनी मानी थी? तो वो थी हमारी बेटा 75। और मैन कवियों की कितनी संख्या मानी थी? मुख्य कवियों की वो थी 19। इन्होंने क्या किया? नाथ कवि को जोड़ा, फिर सिद्ध कवि को जोड़ा, उसके आधार पर कितनी संख्या होगी हमारी? 75, ठीक है। अब हमारे आगे पढ़ते हैं हम। आगे हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में बांटा था। एक थी बेटा देश भाषा, दूसरी थी अपभ्रंश की भाषा, अपभ्रंश की रचना, ठीक है। एक देश भाषा की, दूसरी अपभ्रंश की। इनको 2 भागों में बांटा था। देखो मैं आपको बांट के बताती हूँ। और ये बहुत ही मुख्य है, क्योंकि ये इस तरीके से पूछा जाता है इनमें से कौन सी पुस्तक देश भाषा की है और कौन सी पुस्तक अपभ्रंश भाषा की, ठीक है। तो इन्होंने 2 भागों में बांटा। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। सभी विद्वान अक्सर कर बांटते ही चले आए और बस बढ़ते चले गए, ठीक है। तो इन्होंने किसको बांटा? रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोलते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने 2 भागों में बांटा ना। कौन कौन से? अपभ्रंश और देश भाषा। अपभ्रंश और देश भाषा, ये सारे रासो काव्य थे, ठीक है। सारे रासो काव्य थे। और ये किस तरीके से माने थे इन्होंने? अपभ्रंश की इन्होंने 4 रचनाएं मानी थी और देश भाषा की इन्होंने 8 रचनाएं मानी थी। टोटल 12 पुस्तकों के आधार पर इन्होंने इस काल को, आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था, ठीक है। ये बात याद रखना कि 12 पुस्तकों के आधार पर, पुस्तकों के आधार पर आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? वीर गाथा काल। क्या कहा था बेटा? वीर गाथा काल। तो पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम किस आधार पर दिया? तो वो थी भी हमारी 12 पुस्तकों के आधार पर, जिसको वीर गाथा काल कहा, ठीक है। काफी दिन हो गए पढ़ाए हुए, तो एक बोलने की थोड़ी सांस फूल जा रही है, कोई बात नहीं, लेकिन आदत में आ जाएगा, ठीक है। तो अपभ्रंश की इन्होंने कितनी मानी? 4। देश भाषा की 8। तो सबसे पहली पुस्तक कौन थी? विजयपाल रासो। विजयपाल रासो। मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को अगर मेरी राइटिंग पसंद ना आए तो आप लोग वैसे भी लिख सकते हो। विजयपाल रासो। फिर थी हमीन रासो, ठीक है। फिर थी कीर्तिलता,
और चौथी थी कीर्ति पताका। ठीक है, चौथी कौन सी थी? कीर्ति पताका। इन दोनों के कवि कौन थे? विद्यापति। कौन थे बेटा? विद्यापति। ठीक है। हमीर राशों के सारंगधर और विजयपाल रासो के दलपति। ठीक है, तो इसके आगे की रचना देखेंगे हम। जो देश भाषा में थी वो थी हमारी खुमान रासो, पहली पुस्तक थी खुमान रासो। दूसरी हमारी विजयपाल रासो, सॉरी विशल देव रासो। यह एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो श्रृंगारिक है, ये याद रखना, क्योंकि इसके बारे में मोस्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये आदिकाल में लिखा गया कौन सा श्रृंगारिक काव्य है या कौन सा श्रृंगारिक रासो ग्रंथ है। तो ये याद रखना आपका कौन सा है? विशल देव रासो। ठीक है। तीसरा है आपका पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। चौथा है आपका तीसरा है आपका पृथ्वीराज रासो। चौथा है आपका जयचंद्र प्रकाश, जयचंद्र प्रकाश। और पांचवा है आपका जय मयंक जस चंद्रिका। ठीक है, जय मयंक जस चंद्रिका। छठा है विद्यापति की पदावली, सॉरी परमाल रासो। छठा है आपकी परमाल रासो। ये आपके रासो काव्य और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रासो काव्य है। पूरा आदिकाल में जितने भी रासो काव्य हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। सातवां है आपका खुसरो की पहेलियां, खुसरो की पहेलियां। ठीक है। और आठवीं आपका विद्यापति की पदावली, विद्यापति की पदावली ये इनकी रचना है। ठीक है, विद्यापति की पदावली इनकी रचना है। तो ये 12 पुस्तकों के आधार पर इन्होंने क्या कहा था? वीरगाथा काल कहा था। ठीक है। अपभ्रंश काव्य की कितनी है? 4 है। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, दोनों रचनाएं किसकी? विद्यापति की। इधर देश भाषा कितनी है? 8। ये पुस्तकों की संख्या आपको याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूछा जाता है कि अपभ्रंश की कितनी पुस्तकें मानी है और देश भाषा की कितनी पुस्तकें मानी है। तो बेटा इसमें देखो 8 है। खुमान रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जन चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। ठीक है, ये 8 पुस्तक थी और इधर 4 थी। टोटल कितनी होंगी? 12। कुल 12 पुस्तकों के आधार पर क्या नाम दिया गया? वीरगाथा काल। तो ये किसके संबंध में था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संबंध में। अब आते हैं हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में। उन्होंने क्या किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल में कुल 9 कवियों को शामिल किया था। कितने कवियों को? यही लिख दे रही हूं मैं नीचे। हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्होंने कितने कवियों को शामिल किया? 9 कवियों को। और जॉर्ज गेशन ने कितना माना? 9 को। विश्वबंधु ने कितने माने? 19। लेकिन उन्होंने सिद्ध और नाथ कवियों को जोड़ने के बाद कितनी कर दी उसकी संख्या? 75। ठीक है, ये कवियों की संख्या आप याद रखना। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि फिर हम पढ़ेंगे हेमचंद्र के बारे में, इन सब के बारे में। ये आपने नोट कर लिया, मैं रेफर कर रही हूँ। ठीक है, अगर नोट नहीं किए हैं तो बेटा आप लोग वीडियो को वापस से बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, और आशा करती हूँ कि आप लोगों ने जिस तरीके से मैंने 1 हफ्ते की पढ़ाई आप लोगों को नहीं करवा पाई किसी कारणवश, लेकिन आप लोगों ने अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम हमारा जून में होने की संभावना है पूरी, इसलिए हमें तब तक सारा का सारा कोर्स करके और आगे बढ़ना है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं हेमचंद्र के बारे में। हेमचंद्र सोलंकी राजा हेमचंद्र, इनका समय 12वीं शताब्दी। ठीक है, फिर उसके बाद ये सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राजदरबार थे। राजदरबार किसके थे?
सोलंकी राजा जयसिंह और कुमारपाल के ये राज दरबार थे। ये इनके संबंध में, हेमचंद के संबंध में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है। और इनके संबंध में क्या है कि 12वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। 12वीं शताब्दी के कवि थे। इनके राजदरबारी किसके थे? ये सोलंकी राजा जयसिंह के और कुमारपाल के। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आचार्य व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद था। इनकी रचना जो थी सिद्ध हेमचंद शब्द अनुशासन। ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना थी। और ये कौन सा था, क्या था ये व्याकरणिक ग्रंथ था। क्या था ये व्याकरणिक ग्रंथ था। रचना कौन सी थी? सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन और व्याकरण ग्रंथ। मैं आपको एक एक पॉइंट को यहाँ लिख के बता दूं ताकि आपको किताबों में ना ढूंढना पड़े, इसलिए मैं यहाँ पे छोटी छोटी चीजों को भी लिख रही हूँ, बड़ी से बड़ी चीजों को भी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि हेमचंद के सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध था। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन को क्या कहा जाता है? इसका केवल इतना नाम भी प्रसिद्ध था। कौन सा? सिद्ध हेम। ठीक है, उसके बाद है कि सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया था। इनमें जो भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन थी। इनकी व्याकरणिक रचना थी जिनमें 3 भाषाओं का सम्मिश्रण था, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। ये एक व्याकरणिक ग्रंथ था, ये बात याद रखना। और किसका था? हेमचंद्र का। फिर हेमचंद की अन्य पुस्तकों का नाम कौन सा था? कुमारपाल चरित्र पहली थी। इनकी अन्य रचनाएं कौन सी थी? कुमारपाल चरित्र, दूसरी थी आपकी योग शास्त्र की पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग याद कर लीजिए और मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, तीसरी थी इनकी प्राकृत व्याकरण, ठीक है। चौथी थी इनकी, आप लोग नाम लिख लीजिए इनका, लिखते चलिए साथ में साथ, छंदो अनुशासन। छंदो दिख रहे हैं ना बेटा आपको यहाँ पे? शासन। और पांचवी थी इनकी देसी नाम वाला। ठीक है, पांचवी थी इनकी देसी नाम वाला। ठीक है, पांचवी थी इनकी देसी नाम वाला कोर्स। सॉरी, अब देखो ये इनकी 5 रचनाएं थी। हेमचंद का जन्म 12वीं शताब्दी में हुआ था। 12वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। ये क्रम में पूछे गए हैं। क्रम जब आता है ना, इनका कौन कौन सा आता है? सरहप्पा आते हैं, पुष्पदंत आते हैं, हेमचंद आते हैं और अब्दुल रहमान आते हैं। ये 3 कवि लगातार पूछे जाते हैं। तो अब्दुल रहमान और इनमें कंफ्यूजन ये होता है कि अब्दुल रहमान जो है 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध माने जाते हैं और ये हेमचंद 12वीं शताब्दी के हैं, इसलिए हेमचंद पहले आते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है कि हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि माना जाता था। हेमचंद को क्या नाम दिया गया था? प्राकृत का पाणिनि। और इन्होंने अपने भट्टी के समान एक द्वयाश्रव काव्य लिखा था। एक व्याकरण के लिए ग्रंथ लिखा था। कौन सा? द्वयाश्रव्य काव्य। ठीक है, किसको कहा था? द्वयाश्रव्य काव्य लिखा था इन्होंने, भट्टी के समान जिसको कहा जाता था। किसने लिखा था? ये हेमचंद ने। और इन्हें क्या कहा जाता ना? प्राकृत का पाणिनि। प्राकृत का पाणिनि। ये देखो, अब पूरी बायोग्राफी होगी इनके बारे में। हेमचंद 12वीं शताब्दी के, इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता था। राजदरबारी ये सोलंकी राजा जयसिंह के थे, कुमारपाल के थे। रचना इनकी सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी, जो सिद्ध हेम के नाम से भी प्रसिद्ध थी। और ये व्याकरणिक ग्रंथ था। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों भाषाएं सम्मिलित थी।
उसके बाद कुमारपाल चरित इनकी रचना थी, योग शास्त्र इनकी रचना थी, प्राकृत व्याकरण इनकी रचना थी, संतो अनुशासन इनकी रचना थी, देसी नाममाला रचना थी, और व्याकरण ग्रंथ इन्होंने भट्टी के समान, जब भट्टी के समान हाथ लिखा है इसमें, तो भट्टी के समान, ये हर किताब में आपको यहाँ पे यही भाषा का प्रयोग मिलता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भट्टी के समान व्याकरणिक ग्रंथ द्व्याश्रव्य काव्य की रचना की थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद है हमारे सोमप्रभ सूरी, जो गुजरात के एक जैन साधु थे। इनका विवाह 1252 संवत में हुआ। आपने बेटा इनके हेमचंद के बारे में लिख दिया। उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं सोमप्रभ सूरी के बारे में। ठीक है, जल्दी जल्दी ये सारे कवि खत्म करके ना फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सोमप्रभ सूरी के बारे में। इनके बारे में आपको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, इनकी बस एक रचना है और इनका जन्म तिथि आपको याद रखनी है। सोमप्रभ सूरी, सूरी इनका जन्म 1152 संवत में हुआ था। ठीक है, ये गुजरात के राजा थे। गुजरात के थे सोमप्रभ सूरी। इनकी एक रचनाएं थी कुमारपाल प्रतिबोध, कुमारपाल प्रतिबोध। ठीक है, सोमप्रभ सूरी 1152 संवत में गुजरात के थे और इनकी एक रचनाएं थी कुमारपाल प्रतिबोध। इनके बारे में सिर्फ इतना ही है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जैनाचार्य मेरुतंग। उनके बारे में भी एक रचना पढ़नी है हमें, जैनाचार्य मेरुतंग। ये अजीब अजीब से नाम है और आपको ये नाम याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि अब नाम दिए हैं भाई तो याद भी करने पड़ेंगे। ठीक है, इनका जन्म 1361 ईस्वी संवत में हुआ था। इनकी एक रचना थी प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि। अभी आप मेरे साथ लिखते जाओ, फिर जब मैं बाद में रिवीजन कराऊंगी तो आप लोग भी रिवीजन कर लेना। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम प्रबंध चिंतामणि। ये दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए थे। प्रबंध चिंतामणि में दोहा विद्या में विवाद करने वाले दो चरणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दोहा विद्या भी कहा गया है। देखो इसमें क्या है, क्या सिखाया गया है? दोहा विद्या। ठीक है, इसलिए अपभ्रंश को क्या कहा गया? इस ग्रंथ के आधार पर अपभ्रंश को इस ग्रंथ के आधार पर क्या कहा गया? ये दोहा विद्या। ठीक है, ये याद रखना। जैनाचार्य मेरुतंग 1361 संवत प्रबंध चिंतामणि इनकी रचना थी, और इस जो प्रबंध चिंतामणि इनकी रचना है इसमें क्या सिखाया गया? दोहा विद्या के बारे में सिखाया गया। तो अपभ्रंश काव्य पूरा लिखते बेटा। अपभ्रंश काव्य को प्रबंध चिंतामणि के आधार पर क्या कहा गया? दोहा विद्या काव्य भी कहा गया। ठीक है, ये याद रखना। किस ग्रंथ के आधार पर कहा गया ये आपको याद रखना पड़ेगा। किस ग्रंथ के आधार पर? प्रबंध चिंतामणि के आधार पर। उसके बाद हम अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। फिर है लक्ष्मीधर आते हैं 14वीं शताब्दी। लक्ष्मीधर इनका ग्रंथ हमने जब भाषा का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, भाषा यूनिट 1 पढ़ी थी, उसमें भी थी प्राकृत पैगलम्बन, जो प्राकृत रचना थी, यहाँ पे भी है। ठीक है, लक्ष्मीधर इनकी रचना, ये 14वीं शताब्दी के हैं। इनकी रचना है प्राकृत पैगलम्बन। ठीक है, प्राकृत पैगलम्बन। ठीक है, तो ये इनकी रचना थी। प्राकृत पैगलम्बन प्राकृत और अपभ्रंश छंदों का विवेचना की गई है। क्या किया गया इसमें? क्या की गई? अपभ्रंश और प्राकृत। इसमें क्या किया गया? अपभ्रंश और प्राकृत के छंदों की विवेचना की गई है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए किस ग्रंथ में क्या किया गया। अपभ्रंश और प्राकृत के छंदों के छंद का विश्लेषण किया गया। ठीक है, विवेचना की गई है, याद रखना।
उसके बाद हम प्राकृत पेंगलमन को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता था। इसका जो अन्य नाम क्या है? प्राकृत पिंगल सूत्र। क्या है? प्राकृत पिंगल सूत्र। प्राकृत पेंगलमन का टीका किसने किया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसका टीका किसने किया था? वंशीधर ने। किसने किया था? लक्ष्मीधर की रचना थी प्राकृत पेंगलमन। इसका दूसरा नाम प्राकृत पिंगल सूत्र था और इसमें क्या किया गया था? अपभ्रंश और प्राकृत के छंद संबंधित थे। और प्राकृत पेंगलमन का जो टीका किया था वो किसने किया था बेटा? वंशीधर ने। ठीक है, वंशीधर ने किया था। और उससे अगले कभी आते हैं हमारे एक सारंगधर। इनके बारे में हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा है। उसके बाद हम सीधे पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत पेंगलमन के कुछ छंद के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसके रचना सारंगधर थे। तो हमें सिर्फ सारंगधर के बारे में क्या पढ़ना है? जो मैंने बताया अभी पीछे कि अभी जब हमने देश भाषा की पुस्तकें लिखी थी वहां लिखा था ना सारंगधर किसके, उनके सॉरी हमीर रासो के रचयिता कौन थे? सारंगधर। बस उतना काफी है, इनके बारे में और कुछ नहीं पढ़ना हमें। ठीक है, उसके बाद है फिर हमारे बेटा कि सारंगधर को लेके विवेचना की गई। मतलब ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है तो इनके बारे में ना पढ़ें आप लोग कुछ भी। तो आज की क्लास में हमारा अपभ्रंश साहित्य हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अपभ्रंश साहित्य हमने खत्म कर लिया। ठीक है, जिसे दोहा विद्या काव्य भी कहा जाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने जॉइंट से शुरू किया और जॉइंट से शुरू करते करते हमने यहाँ लक्ष्मीधर पे खत्म किया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य, फिर नाथ साहित्य। ठीक है, ये दोनों, और फिर जैन रास काव्य परंपरा। तो ये सारे करने के बाद और इस में जो हमने जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पढ़ा था वो हमने 12 रासो काव्य पढ़े थे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी फिर बता दूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हीं 12 ग्रंथों को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। आप जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब को पढ़ेंगे, उनकी किताब में आपको पढ़ते पढ़ते पता चलेगा कि किस आधार पर इन्होंने एक आचार्य हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। ठीक है, शुक्ल जी ने। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का जो उनका आधार था वो 12 ग्रंथ थे। ठीक है, उन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को उन्होंने क्या कहा था? वीर गाथा काल कहा था। तो इसलिए बेटा हमें सबसे पहले तो वो वाले जो मैंने आपको बताया देश भाषा और अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा की 4 थी, देश भाषा की 8 थी। उन पुस्तकों का नाम याद रखना है, उनकी रचयिता याद रखने हैं, उनके प्रकाशन वर्ष याद रखने हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको इतना सब कुछ अभी यहाँ बताया। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, सिद्ध साहित्य के साथ। और हो सके तो आप लोग मुझे मुबारकबाद दीजिए क्योंकि मेरा DU PhD में एडमिशन हो गया और उसी में मैं व्यस्त चल रही थी, इसी कारण मैं आपकी क्लासेस कंटिन्यू नहीं ले पाई। लेकिन अब से मैं फ्री हूँ और आपकी क्लासेस भी कंटिन्यू होंगी। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ।